ऑन रिकॉर्ड है। तो बोले सभी मामलों के उनके परिवार के साथ उसके रिश्ते कैसे थे, क्या उस वजह से वो डिप्रेशन में था, कुछ ठीक नहीं चल रहा था फैमिली के साथ, उसकी भी जांच आप करनी चाहिए। इस तरह के संवेदनशील मामले में एक नेता को, एक पॉलिटिशियन को, जो एक राज्यसभा के सदस्य हैं, इस तरह का बयान देना काफी ये दुखद है, ये कहीं न कहीं आहत करने वाला बयान है। कितने बार सुशांत अपने पिता को मिलने गया था पटना में, आप देखिए उतना आप प्यार, तो आपको शौक, सदमा। सुशांत और उसके पिता में बहुत अच्छा संबंध था। इनफैक्ट मई में तो वो गया है 19 में रिया की जिंदगी, उसके जिंदगी में आने के बाद पटना गया है, पिता को लेके गांव गया है, बाल अपना मुड़वाया। नोटिस भेजा है कि आप इस मामले में इस तरह के बयान से आप बैक हो और उन्हें मैंने खेद व्यक्त करे वो, इसलिए हमने उन्हें एक नोटिस भेजा। अगर वो खेद व्यक्त नहीं करते हैं तो मैं उन पर मानहानि का मुकदमा दर्ज करूंगा। कि हमसे कोई चूक हो गई है तो मैं जरूर इस बारे में सोचूंगा, लेकिन मुझे देखना पड़ेगा। मेरे पास जो जानकारी है वो जानकारी के आधार पर मैं बोलता हूँ। जैसे परिवार के पास कुछ जानकारी है और उस आधार से बिहार से वो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। हम आपको दिखाने वाले हैं सुशांत सिंह राजपूत की डायरी के पन्ने, वो पन्ने जिसमें उन्होंने बड़ी बड़ी बातें अपने उन सपनों के बारे में की थी, प्लान 2020। जी हां, आज तक के पास सुशांत सिंह राजपूत की डायरी के वो पन्ने हैं। ये सुशांत सिंह राजपूत की लिखावट है जिसमें उन्होंने साल 2020 के लिए बाकायदा प्लान तैयार किया था। वो फिल्म इंडस्ट्री में राइटर्स का एक पूल बनाना चाहते थे। अच्छे राइटर्स के जरिए कैसे अच्छी स्क्रिप्ट्स लिखी जाए, कैसे फिल्मों को आगे ले जाया जाए, ये सुपर एक्सक्लूसिव आप इस वक्त देख रहे हैं आज तक पर। इन पन्नों में सुशांत सिंह राजपूत अपनी बहन प्रियंका का भी नाम लिखते हैं। यह सुशांत सिंह राजपूत का प्लान 2020 है जिसमें अपने ऊपर भी उन्हें क्या काम करना है, इन सब के बारे में वो लिख रहे हैं। कैसे अपग्रेड करें सिनेमा को, एजुकेशन के लिए, एनवायरनमेंट के लिए कोर टीम बनाने का प्लान था। ऑक्सिलरी टीम हो जो एफर्टलेस फंक्शनिंग करे साल 2020 तक, बाकायदा उन्होंने इसमें लिखा है। वो लिखते हैं कि इसकी तैयारी हमें करनी होगी। याद रखिए 2018-19 के लिए उनकी तैयारी थी जिसमें वो कह रहे हैं कि स्क्रिप्ट की रीडिंग, रीरीडिंग अगर आप बारीकी से देखें किसी भी किरदार में तो सिर्फ उसके मैनरिज्म्स यानी चाल ढाल को नहीं, उसकी सोच को कैप्चर करना है फिल्मों में। इसके आगे भी कई पन्ने हैं। देखिए ये जो कोर टीम की प्लानिंग है, इसी के आगे वो लिखते हैं कि क्या क्या इसमें परेशानियां हो सकती हैं, जो कंसर्न्स है उसके लिए बाकायदा टीम की जाए। एक पूरा पैराग्राफ इसमें है जिसमें लिख रहे हैं what you do is as important as what you say। जो आप करते हैं वो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आप कहते हैं उसके बराबर। और भी तैयारियों के आगे भी वो लिखते हैं कि स्ट्रक्चरल पैटर्न हर स्क्रिप्ट का हमें देखना होगा। 2020 के लिए ये उनकी प्लानिंग थी जो वो 2018-19 से कर रहे थे। इसमें वो अपनी बहन प्रियंका का भी नाम लिखते हैं और बाकायदा ये बताते हैं कि वो इस टीम को हैंडल करेंगी। ये रोशनी डालता है इस बात पर कि कैसे वो अपनी बहन के बहुत करीबी थे। कई सारे पन्ने हैं जिनमें सुशांत सिंह राजपूत ने पूरी तैयारी के बारे में लिखा है, क्या उनका सपना था 2020 के लिए, वो तमाम पन्ने हैं। वो एक पैराग्राफ ये भी लिखते हैं कि डोंट ओवर इंटेलेक्चुअलाइज, अपनी लाइंस को याद मत करो, उसे महसूस करो और फिर उस तरीके की सिनेमा को हम बनाएं। जो सिंपल मोमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे अनुभव, उनको हम फिल्मों में कैसे बनाएं। कुल मिलाकर
ये तमाम पन्ने जो आप सुशांत सिंह राजपूत के उनके हैंडराइटिंग में देख रहे हैं, ये 2018-19 की है, जिसमें उनके पास 2020 का पूरा प्लान था, जिसमें उन्होंने अपनी बहन प्रियंका का भी नाम लिया है। हम विस्तार से भी आपको बताएंगे कि इस डायरी में क्या कुछ लिखा है सुशांत ने, कैसे वो साल 2020 के प्लान का जिक्र कर रहे थे, वो सिनेमा में, फिल्म इंडस्ट्री में कैसे एक क्रांति लाना चाहते थे अपनी सोच, अपने तरीकों के जरिए। इसके लिए वो बाकायदा टीम बनाना चाहते थे और उन सब के साथ मिलकर काम करना चाहते थे। ये पन्ने बताते हैं, गवाही देते हैं उस सोच की जो सुशांत सिंह राजपूत रखते थे। इस डायरी में उन्होंने प्लान 2020 बनाया था कि साल 2020 में वो फिल्म इंडस्ट्री में क्या करना चाहते थे, और इसी पर सवाल दोस्त खड़े कर रहे हैं कि आखिर ये परिस्थितियां किसके नियंत्रण की वजह से सुशांत के हाथ से निकल गईं। सियासत में हालांकि अभी अगर आप देखें तो सुशांत सिंह राजपूत के मामले में कैसे सारी मर्यादाएं भूली जा रही हैं। इस बीच ईडी की जांच कहां पर पहुंची है? क्या रिया ने अपने व्हाट्सएप मैसेजेस डिलीट किए हैं, उनके भाई ने किए हैं, उनके पिता ने किए हैं? मोबाइल जब्त कर लिया गया है रिया और उनके परिवार का। यह रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ जुड़ेंगे बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सच तो सामने आया नहीं, सुशांत का अपमान जरूर शुरू हो गया है। महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार में एक के बाद एक जैसे सुशांत के अपमान करने की होड़ लग गई है। परिवार के साथ उसके रिश्ते कैसे थे? पहले शिवसेना नेता संजय राउत ने सुशांत के परिवार पर सवाल खड़े किए। ठीक नहीं चल रहा था फैमिली के साथ। पिता पुत्र के रिश्ते का नेगेटिव रिपोर्ट कार्ड दे दिया। अब एनसीपी नेता माजिद मेमन ने कहा है कि सुशांत जिंदा रहते इतना फेमस नहीं था जितना कि मरने के बाद मीडिया ने कर दिया। एनसीपी चीफ शरद पवार ने मुंबई पुलिस की वकालत कर दी। वो कह रहे हैं कि सीबीआई जांच की मांग पर आपत्ति नहीं, लेकिन मुंबई पुलिस को 50 साल से जानते हैं। पण माझा महाराष्ट्र पोलिसांचा पूर्ण विश्वास आहे आणि एवढे करून कोणाला वाटत असेल तर सीबीआय वगैरे आणखी कुठली एजन्सी वापरायची असेल तर मी काही त्याला कधी विरोध करणार नाही। परिवार ने अपने सुशांत के अपमान पर अपनी चुप्पी तोड़ी आज इस चिट्ठी के जरिए। चिट्ठी में सुशांत के परिवार का दर्द बताना जरूरी हो गया है कि आखिर सुशांत का परिवार होने का क्या मतलब है। सुशांत के माता पिता कमाकर खाने वाले लोग थे, हंसते खेलते 5 बच्चे थे, परवरिश ठीक से हो इसलिए गांव से शहर आए, बच्चों को पढ़ाने में जुट गए। हमारे परिवार को पहला झटका तब लगा जब माँ असमय चल बसी। फैसला किया कि ये कोई नहीं कहेगा कि माँ चली गई और परिवार बिखर गया। सोचा कुछ बड़ा किया जाए। उसी दिन सुशांत को हीरो बनाने की बात चली। एक नामी आदमी को ठगों, बदमाशों, लालचियों का झुंड घेर लेता है। इलाके के रखवाले से मदद मांगी जाती है, लेकिन अंग्रेजों के वारिस हैं, अदना हिंदुस्तानी मरे इन्हें क्या परवाह। अंग्रेजों का एक और वारिस जनरल डायर को मात देता है। परिवार को कहता है कि तुम्हारा बच्चा पागल था, सुसाइड कर गया। होता रहता है, कोई बात नहीं। हमारे परिवार का सब्र तब टूटा जब महीना बीतते बीतते महंगे वकील और नामी पीआर एजेंसी से लैस हनी ट्रैप गैंग डंके की चोट पर लौटा। सुशांत को लूटने मारने से तसल्ली नहीं हुई तो उसकी याद को भी अपमानित करने लगे। सुशांत के परिवार में 4 बहनें और एक बूढ़ा बाप है। सबको सबक सिखाने की धमकी दी जा रही है। तमाशा करने वाले और देखने वाले ये ना भूलें कि वे भी यही हैं। क्या गारंटी कल उनके साथ ऐसा नहीं होगा। सुशांत के पिता के सिंह के वकील ने साफ कहा है कि संजय राउत को परिवार से माफी मांगनी चाहिए।
सुशांत और उसके पिता में बहुत अच्छा संबंध था। इनफैक्ट मई में तो वो गया है 19 में रिया की ज़िंदगी उसके ज़िंदगी में आने के बाद पटना गया है, पिता को लेके गांव गया है, बाल अपना मुड़वाया है। तो इसलिए फिर बाद में रिया ने उसने बात नहीं करने दी, तो फिर उनका आपको दिखा होगा उन्होंने मैसेज वगैरह भी किया रिया को कि भाई मेरे से बात कराओ, क्या प्रॉब्लम है मेरे को बताओ। तो इसलिए ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है और इनको अब इसका माफ़ी मांगनी चाहिए इस तरह से ऐसे स्टेटमेंट देने की। चौतरफा हो रहे हमलों के बीच सुशांत के परिवार ने भी संजय राउत को 48 घंटे के अंदर माफी मांगने का अल्टीमेटम वाला नोटिस भेजा है। वहीं संजय राउत ने माफी मांगने वाले नोटिस पर कहा, मैंने अपनी बात सूचना के आधार पर कही, ऐसे कई नोटिस आते रहते हैं। इस तरह का बयान देना काफ़ी ये दुखद है, ये कहीं न कहीं आहत करने वाला बयान है। तो इन्हीं को लेकर के हमने उन्हें एक नोटिस भेजा है कि आप इस मामले में इस तरह के बयान से आप बैक हों और उन्हें खेद व्यक्त करें वो, इसलिए हमने उन्हें एक नोटिस भेजा। अगर वो खेद व्यक्त नहीं करते हैं तो मैं उन पर मानहानि का मुकदमा दर्ज करूँगा। मेरे पास जो जानकारी है वो जानकारी के आधार पर मैं बोलता हूँ। जैसे परिवार के पास कुछ जानकारी है और उस आधार से बिहार से वो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, जानकारी को कोई प्यार नहीं है। वो 2 शादी वाले पे आक्षेप है। देखिए आप बार वो बात मत करिए। हाँ, आप क्या करना चाहते उसी हैं? आधार पे नोटिस बोल रहे हैं। देखिए वो हम देखेंगे, परिवार और हम देखेंगे जी हाँ, तो आपको मीडिया को उसमें बीच में आने की जरूरत नहीं। इधर बिहार के डीजीपी ने भी आज संजय राउत के लगातार हमलों पर जवाब दिया। सुशांत के पिता के बारे में भी ऐसी तथ्यहीन बातें करी, मेरे बारे में भी तथ्यहीन बातें करी जो सच नहीं। कोई उनको बताया होगा, वो तथ्य से वाकिफ नहीं है। जो कोई बोला वो कोई बोल दे। तो इतने बड़े जिम्मेदार आदमी हैं, जो कोई बोला वो नहीं बोलना चाहिए। इस सियासी लड़ाई से दूर जांच तेजी से बढ़ रही है। जांच में पता चला है मोबाइल फोन से व्हाट्सएप चैट डिलीट, रिया के मोबाइल से मैसेज डिलीट हुए हैं, उसके भाई शौविक के फोन से भी डेटा डिलीट किए गए, रिया के पापा इंद्रजीत चक्रवर्ती के फोन से भी डेटा डिलीट किए गए। तो दूसरी ओर कंप्यूटर के आईपी एड्रेस भी बदल गए। एक बार नहीं बार बार, एक बार तो सुशांत के सुसाइड से करीब हफ्ता भर पहले और एक बार इसी महीने आईपी एड्रेस बदला गया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, रोज नए नए सच सामने आते जा रहे हैं। अब मोबाइल फोन से व्हाट्सएप चैट डिलीट करने का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। आइए चर्चा आगे लिए चलते हैं। हमारे साथ बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। सर, स्वागत है आपका आज तक पर। अब कीचड़ उछालने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसी कड़ी में हम देख रहे हैं कि यहां तक कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत इतने फेमस जिंदा रहते नहीं थे जितने अब हो गए हैं। गुप्तेश्वर जी, देखो अंजना, हमको इसके बारे में कुछ नहीं करना है। अब सुशांत का चरित्र हनन भी तो हो रहा है। उनको ड्रग एडिक्ट बताया गया, शराबी बताया गया, नशे में रहते थे, मानसिक रूप से बीमार थे, पागल हो गए थे, बहुत तरह की बातें कही गई। तो सुशांत का चरित्र हनन हो रहा है, उनके पिता का चरित्र हनन हो रहा है, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में अशोभनीय टिप्पणी की जा रही है, मुझे भी टारगेट करके तथ्यहीन बातें कही गई। तो मैं किसी भी राजनेता की बातों का जवाब देना उचित नहीं समझता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अभी तक जो बातें हुई हैं, जिस घटनाक्रम को पूरे देश ने देखा है, उसके कारण लोगों के मन में तरह तरह की शंकाएं उत्पन्न हुई हैं और ये शंकाएं बहुत गहरी हो गई हैं और गहरी होती जा रही हैं। खास करके आज हमारे 5 अधिकारियों पर FIR करने का समाचार भी आया है। तो ये मैं देख रहा हूँ, पूरा देश देख रहा है। मुंबई पुलिस के लिए ये शुभ नहीं है। उनको सामने आकर के खुद बोलना चाहिए कि CBI इसकी जांच कर ले। हम पर अगर विश्वास नहीं है तो बिहार पुलिस को करने नहीं दिया और हम पर लोगों का विश्वास नहीं है, जनता का विश्वास नहीं है, सुशांत के परिवार का विश्वास नहीं है, मीडिया का विश्वास नहीं है, तो हम खुशी खुशी इसको CBI को देने को तैयार है। मैं जानता हूं उनके लिए मुश्किल है, उनको परमिशन लेना पड़ेगा इतना बोलने के लिए, लेकिन उनको सलाह मशवरा करके ये बात बोलनी चाहिए। इससे मुंबई पुलिस की इज्जत बढ़ जाएगी और लोगों को लगेगा मुंबई पुलिस का अपना कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, जितना इसको ढकने की, तोपने की कोशिश करेंगे, कवरअप करने की कोशिश करेंगे, इस जिद पर रहेंगे कि हम CBI को नहीं करने देंगे, बिहार पुलिस को नहीं करने देंगे, जो करेंगे हम खुद ही करेंगे,
तो उनके माथे का ये कलंक मिटने वाला नहीं है। इस जिद के पीछे क्या वजह समझ में आती है आपको? ये जिद महाराष्ट्र पुलिस सरकार की तरफ से वकील कोर्ट में तमाम बातें कहते हैं, जिसमें ये आरोप लगाया जाता है कि परिवार ने पहले क्यों नहीं मुंह खोला, क्यों इतने दिन बाद आए। ये तमाम दलीलें हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में। महाराष्ट्र सरकार हो, मुंबई पुलिस हो, सीबीआई जांच को किसी तरह से रोका जाए, यही कोशिश है। वजह क्या समझ में आती है सर? अंजना आप देखिए ना, ये पूरा देश समझ रहा है ना, हमारे मुंह से क्यों आप कहलवाना चाहती हो। आप देखो कि एक केस होता है यहाँ से इन्वेस्टिगेशन की टीम जाती है, उसको सहयोग नहीं किया जाता है, बड़ी मुश्किल से एक न एक डीसीपी से मिल पाते हैं लोग, फिर उनको किस तरह से धक्का दिया जाता है और गाड़ी में लाद कर उनको कैदी की तरह वहाँ से हटाया जाता है, इसको पूरे देश ने देखा है। उसके बाद हम बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए एक आईपीएस ऑफिसर को भेजते हैं, किस तरह उसको कैदी की तरह रात में मध्य रात में क्वारंटीन कर दिया जाता है और कहा जाता है कि अब आप बाहर नहीं निकल सकते। तो ये सब चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में जब आती हैं, सुप्रीम कोर्ट प्रतिकूल टिप्पणी करता है, उसके बाद भी बड़ी मुश्किल से उनको छोड़ा जाता है। उसके बाद ये टिप्पणी भी आती है बीएमसी के अधिकारियों, सीबीआई के लोग आएंगे उनको भी क्वारंटीन कर देंगे, और उसके बाद हमारे जो इन्वेस्टिगेशन करने पदाधिकारी गए थे उनके बारे में सूचना आती है, उनके बारे में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई, केस कर लिया गया मुंबई में कि ये सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने आए थे। बताइए किस सरकारी काम में बाधा पहुंचाया उन्होंने? किस अधिकारी के गाड़ी के सामने लेट गए, कहां धरना कर दिया, कहां प्रदर्शन कर दिया, किसके कार्यालय में घुस करके तोड़फाड़ कर दिया, किस पदाधिकारी के साथ अपमानजनक व्यवहार कर दिया, किस तरह से उन्होंने सरकारी काम में बाधा पहुंचाया। तो ये पूरा देश जो देख रहा है, इससे मुंबई पुलिस की छवि बहुत खराब हो रही है। इसलिए मैंने सलाह दिया मुंबई पुलिस को कि उनको सामने आकर के और स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, मतलब कह देना चाहिए कि सीबीआई करे, हमको कोई आपत्ति नहीं है, हम खुशी खुशी सीबीआई का सहयोग करेंगे। जब तक इस बात पर, इस जिद पर वो अड़े रहेंगे कि हम ही करेंगे, न बिहार पुलिस को करने देंगे, न सीबीआई को करेंगे, जो करेंगे वो हम करेंगे, तो इससे उनकी छवि और भी धूमिल होगी। शक की सुई बहुत गहरी हो गई है और पूरे देश को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। एक आखिरी सवाल है आपसे, और वो इसलिए क्योंकि आप दिल से बोलने के लिए जाने जाते हैं। आप पर भी कीचड़ उछाली जा रही है। उनके पिता के सिंह के साथ आप संपर्क में थे, जिन्होंने पूरा दर्द आपके साथ बांटा। उन पर भी कीचड़ उछाली गई कि पुत्र से रिश्ते ही ठीक नहीं थे, सुध ही नहीं लेते थे फैमिली की, और उसके बाद से बहनों पर हर तरफ से कीचड़ उछालने की कोशिश है। इसने कहीं मनोबल तोड़ा तो नहीं है आपका निजी रूप से? क्योंकि जिस तरह से आप शायद पहले दिन अपने, क्योंकि ये बात अब बिहार वर्सेस महाराष्ट्र कर दी गई है। आप सोचिए आयोजित रूप से कैसे एक पूरे राज्य पर आक्रमण हो रहा है कि वहां के तो लोग ही ऐसे होते हैं, वहां पर तो जानबूझकर लड़की को विक्टिमाइज किया जा रहा है। इस तरह के आरोप अब लगाए जा रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है। मैं शुरू से कह रहा हूं कि बिहार बनाम महाराष्ट्र नहीं है, मैं बता रहा हूं महाराष्ट्र से हमको इतने फोन आए हैं। एक टैक्सी ड्राइवर जो मराठा है, वो हम हमारे पास सब, आप बोलिएगा हम आपको उसका प्रिंट आउट भेज देंगे पूरा। वो लिखता है कि बिहार पुलिस के साथ जो हो रहा है बहुत दुखद है। मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास एक टैक्सी है, मैं फ्री में अपनी टैक्सी आपको देने के लिए तैयार हूं। आपके लोग क्यों यहाँ पर ऑटो में घूम रहे हैं, क्यों ऑटो रिक्शा में घूम रहे हैं? और एक मराठा भाई वहां से लिखते हैं कि मेरी बहुत बड़ी कोठी है, मैं फ्री दे दूंगा, आपके लोग 20 आदमी टीम रहना है यहाँ रहे, उनके खाने पीने की भी व्यवस्था करूंगा, जरूरत होगी उनके गाड़ी के लिए भी व्यवस्था करूंगा। ये बिहारी लोग नहीं, ये मराठा के लोग हैं। महाराष्ट्र के सारे लोगों को भी इस बात की तकलीफ है। ये तो वहां के लोग इसको चाहते हैं कि महाराष्ट्र वर्सेस बिहार बना दे। वो सुशांत के मरने का, उसकी मौत का दुख महाराष्ट्र के लोगों को भी उतना ही है जितना बिहार के लोगों को है, पूरे देश को है। मीडिया का चौथा स्तंभ, ये देश का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, मीडिया भी इस जंग में शामिल। इस बात को और देश के सेंटिमेंट को समझना चाहिए। और हल्की बातों का है, बिहार के मुख्यमंत्री को कोई असामाजिक तत्व कह दे। बिहार के मुख्यमंत्री 50 वर्षों से राजनीति में हैं, उनसे किसी के भी राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, उनके राजनीतिक विरोधी भी हो सकते हैं, मैं उनकी वकालत नहीं कर रहा हूं, लेकिन बिहार के माननीय मुख्यमंत्री के दामन पर कोई काला दाग नहीं, उनके चरित्र पर कोई दाग नहीं है। उस व्यक्ति के लिए भी कोई अमर्यादित भाषा का प्रयोग करे तो दुख ही होता है।
मैं किसी को तो उस भाषा में जवाब दे नहीं सकता, और मेरी हैसियत है कि मैं मर्यादा में बात मुझे करनी है। मैं एक पदाधिकारी भी हूं और मेरा संस्कार भी नहीं है कि मैं उतना नीचे जा करके बात करूं, कि सुशांत का चरित्र हरण करूं, उसके पिताजी का चरित्र हरण करूं, उनके बहनों पर टिप्पणी करूं, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करूं। अब इस लेवल पर अगर बातें हो रही हैं तो इस पर मुझे कोई टिप्पणी करनी ही नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हर आदमी को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। ये लड़ाई सिर्फ सुशांत को न्याय देने की है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी का और कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है। मैं आज भी वहां के सीपी की इज्जत करता हूं, आज भी वहां के डीजीपी की इज्जत करता हूं। मैंने आज तक महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ कुछ बोला ही नहीं, मेरी औकात भी नहीं है और मेरे वो अधिकार क्षेत्र में भी नहीं है। मैंने आज जिस राजनेता का नाम ले रही है, मैंने उनके खिलाफ एक शब्द भी जवाब भी नहीं दिया, एक शब्द नहीं बोला। सरकार के बारे में भी नहीं बोला, डीजीपी के बारे में नहीं बोला, वहां के सीपी के बारे में भी नहीं बोला। उनको आजादी हो बोल सकते हैं, हर आदमी का अपना स्तर है, कौन कहां तक जाएगा उसको खुद ही तय करना है अपना लेवल। तो मैं तो वो जा नहीं सकता। मैं ये सिर्फ कह रहा हूं बिहार के लोगों का या बिहार के मुख्यमंत्री का या पूरे देश के लोगों का और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया का भी एक ही बस उद्देश्य है कि सुशांत के केस में जस्टिस होना चाहिए। और जिस तरह की स्थितियां परिस्थितियां क्रिएट हुई हैं उसको बार बार दोहराना नहीं चाहता। उससे पूरे देश को लग रहा है कि मामले में कुछ रहस्य है, पर्दे के पीछे कोई खेल है जिसको मुंबई पुलिस छुपाना चाहती है। तो मुंबई पुलिस को सामने आकर कह देना चाहिए। हम कह रहे हैं, रिया जी मांग रही है कि सीबीआई जांच करे माननीय गृह मंत्री से, वो मांग कर रही है ट्वीट करके, और बिहार पुलिस जाता है तो भाग जाती है, बिहार पुलिस के सामने नहीं आती है, और फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाकर कहती है नहीं सीबीआई नहीं, ये मुंबई पुलिस ही जांच करे। ये क्या मतलब है? मुंबई पुलिस सीबीआई जांच करे, इसमें किसी को क्यों आपत्ति होनी चाहिए? जो मामला इतना संदेहजनक हो गया है, जो इतना सीरियस हो गया है, जिस पर पूरा देश खड़ा हो गया है, वहां जिद किसी को क्यों होनी चाहिए कि सीबीआई जांच नहीं करेगी, हम ही करेंगे। सीबीआई आएगी तो हम उसको भी क्वारंटीन कर लेंगे, आईपीएस अफसर जाएगा बिहार से तो उसको भी क्वारंटीन कर लेंगे, 5 इन्वेस्टिगेशन के लिए जो अफसर गए उन पर मुकदमा कर देंगे। तो मुकदमा इस तरह होने लगेगा तो पूरे देश की पुलिस एक दूसरे राज्य में जाती है अंजना, अगर वहां के लोग आए हमारे यहाँ मुकदमा होने लगे, हम जाए उनके यहाँ मुकदमा होने लगे, तो ये क्या होगा? हम तो शुरू से कहते रहे पूरे देश की पुलिस एक है। खैर हम तो वो कर ही नहीं सकते जो मुंबई पुलिस ने किया है, वो कभी नहीं करेंगे, किसी भी स्थिति में नहीं करेंगे, क्योंकि व्यक्तिगत स्तर पर किसी से कोई लड़ाई ही नहीं है। माननीय उस आदरणीय राजनेता से भी मेरी व्यक्तिगत क्या लड़ाई है? उनको गलत सूचनाएं कोई दे रहा है उनकी प्रतिष्ठा गिराने के लिए, उन सूचनाओं के आधार पर वो स्टेटमेंट दे देते हैं। मैं इतना ही निवेदन करूंगा आपके माध्यम से उनसे कि सूचनाओं का सत्यापन जरूर करना चाहिए। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है किसी बड़े आदमी को बोलने के पहले। कोई गलत फीडबैक दे दे उसके आधार पर हम स्टेटमेंट दे दें, ये उचित नहीं है। बस उनको तय करना है कि सीबीआई को देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते हैं, सच को सामने लाना देना चाहते हैं, नहीं लाने देना चाहते हैं। बस उन लोगों को इतना ही तय करना है। हम लोग केवल चाहते हैं सुशांत के साथ न्याय हो, बिहार चाहता है सुशांत के साथ न्याय हो, पूरा देश चाहता है सुशांत के साथ न्याय हो, और सीबीआई के जांच में रोड़ा पहुंचाने की खड़ा करने की कोशिश अगर होती है तो पूरे देश को शंका होती है। तो एकदम एक ही उपाय है अपनी प्रतिष्ठा वापस प्राप्त करने का, मुंबई पुलिस को उसको खुद आकर के ऐलान करना चाहिए, अपने लोगों से विचार विमर्श करके ऊपर से आदेश लेकर के कि महाराष्ट्र पुलिस को सीबीआई को हैंडओवर करने में कोई आपत्ति नहीं है, हम जो सहयोग करना होगा करेंगे। अब हम करेंगे ही नहीं, हम पर बहुत शक है, बहुत संदेह है, बहुत सवाल उठ रहे हैं, अब सीबीआई ही इसको करे, इससे उनकी प्रतिष्ठा वापस हो जाएगी। मेरी ये नेक सलाह है मुंबई पुलिस को। अंजना, और आप आज तक के जरिए जो बोल रहे हैं ये नेक सलाह तो उन लोगों तक पहुंची गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुप्तेश्वर पांडे जी, डीजीपी बिहार, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जिनका ये कहना है कि एकमात्र रास्ता निष्पक्ष सीबीआई जांच हो और उसके खिलाफ जो भी हैं वो संदेह पैदा करते हैं। बहरहाल एक बहुत बड़ा पैनल आज तक पर है जिसमें बिहार के मंत्री से लेकर के सिंह साहब के वकील हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास सिंह जी, बहुत स्वागत आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जय कुमार सिंह जी जो कि कैबिनेट मंत्री हैं बिहार सरकार के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। उज्जवल निकम जी वरिष्ठ वकील के तौर पर जुड़ रहे हैं। ममता काले हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ रही हैं। हमारे साथ महेश तिवारी शिवसेना के नेता भी हैं। रवि श्रीवास्तव एक्टिविस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, और विकास सिंह जी आपके साथ शुरुआत करते हुए, बीते दिन जो दलीलें तमाम तरफ से दी गई हैं, हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें एक बार फुल स्क्रीन दिखाइए। ये पन्ने दिखा रहे हैं, ये सुशांत सिंह राजपूत की डायरी है।
सुशांत सिंह राजपूत साल 2020 के लिए पूरी प्लानिंग कर रहे थे सर। इसमें उन्होंने प्रियंका अपनी बहन का नाम भी जिक्र किया है और कहा है कि एक बाकायदा टीम बना के बेस्ट स्क्रिप्ट राइटर्स, बेस्ट तरीके की फिल्में वो बनाना चाहते थे ताकि हॉलीवुड को टक्कर दे पाए। उसकी प्लानिंग वो साल 2020 के लिए 18-19 से ही कर रहे थे। ये बहुत कुछ बताता है उस व्यक्ति के बारे में। और जो आरोप लगाया जा रहा है प्रियंका को लेकर रिया की तरफ से, उनके वकील की तरफ से, वो सब इसके सामने इस वक्त क्या दिखाई देते हैं आपको, विकास सिंह जी? देखिए अंजना जी, मेरा तो ये मानना है कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अभी सिर्फ एक कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है जिसमें कि जुरिस्डिक्शन की बात चल रही है। जहां तक इन्वेस्टिगेशन में क्या आना चाहिए, क्या क्या देखना चाहिए, इसमें हमारा कमेंट करना, मेरा कमेंट करना खास करके ठीक नहीं होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि जहां तक कि आपके जैसे अभी बिहार के डीजीपी भी आए आपके चैनल पे, अभी जहां तक कि सीआरपीसी का मामला है और जहां तक कि एफआईआर रजिस्ट्रेशन का मामला है, आज के दिन में मुंबई में कोई एफआईआर है ही नहीं। इसलिए इन्वेस्टिगेशन इस मामले में सिर्फ पटना के एफआईआर में ही हो सकता है। और हम ये चाह रहे हैं कि चूंकि रिया भी चाह रही है कि ये मामला सीबीआई जाए, जज साहब ने भी उनके लॉयर से बड़ा क्लियर स्पष्ट शब्दों में पूछा कि आप तो खुद ही आपने लिखा है पिटीशन में कि आपने सीबीआई की मांग की थी, और सीबीआई के जाने के बाद आपने फिर एक हलफनामा दाखिल किया, उसमें भी कहा है कि सीबीआई के हमारे जांच से कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर सीबीआई की जांच से कोई दिक्कत नहीं है, पटना पुलिस में आज के दिन रहा नहीं, तो इसको पॉलिटिकल बनाने की क्या जरूरत है? इसको स्ट्रेट अवे सीबीआई को जाने दीजिए। सारे देश को पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है, जो सच्चाई सब जानना चाहते हैं। सुशांत की परिवार को जस्टिस मिल जाएगा, उनके फैंस को सच्चाई का पता चल जाएगा और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो इसलिए आज के दिन में मेरे हिसाब से अंजना जी सिर्फ यही मसला है और कोई मसला है नहीं। जहां तक कि बहन का सवाल है, आपको मालूम ही है, वही बहन जिसके बारे में इन्होंने इतना कुछ चलाया, वही बहन आज भी उनके जो मेन अकाउंट है कोटक महिंद्रा बैंक में, उसमें आज के दिन भी वही नॉमिनी है। तो इसलिए ये सब बातें बोल करके ये अपना ही केस खराब कर रही है। ये सब बातें इनको बोलनी नहीं चाहिए। ये सब इनको ट्रायल में पहले तो इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट करें। साहब के साथ दिखाइए जी। जी विकास सिंह जी, आप ही की बात का जवाब उज्जवल निकम साहब से लेते हैं, क्योंकि उज्जवल निकम साहब, आप शुरू से कह रहे हैं कि 0 एफआईआर करके बिहार सरकार पुलिस को ये केस महाराष्ट्र पुलिस को सौंप देना चाहिए था, सीबीआई का मामला बनता नहीं है। मेरा सवाल आपसे ये है सर कि चूंकि उस एफआईआर में फादर कह रहे हैं कि इकोनॉमिक धोखाधड़ी भी हुई है और लीगल एयर अगर कोई है तो उनके पिता ही है अभी, क्योंकि शादी तो हुई नहीं थी, लीगल एयर उनके पिता ही है। तो इस तरीके से ये केस क्यों नहीं सीबीआई को सीधा जा सकता है? क्यों इसका अंजना जी, हाँ अंजना जी, ये सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा, क्योंकि अभी ये सवाल का जवाब देना, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है ये सुप्रीम कोर्ट में अभी सीज्ड हो गई है, इस पे ही दलील चल रही है। क्योंकि महाराष्ट्र सरकार कह रहा है अब तो सर फैसला सुरक्षित रख लिया है कोर्ट ने। नहीं, देखिए सुरक्षित यानी जो भी होगा वो, इसलिए एक वकील की हैसियत से मैं इस पर कोई जवाब नहीं दूंगा। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, न्याय सिर्फ सुशांत के परिवार को नहीं तो पूरे देश को न्याय चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार हत्या या आत्महत्या, इस उलझान में पूरा देश है। और विकास सिंह जी ने कहा है कि एफआईआर वहां दर्ज हुई, बंबई पुलिस ने दर्ज नहीं की है। बंबई पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी कर रही थी वो इंक्वेस्ट टू डेथ है 174 सीआरपीसी। विकास सिंह जी का कहना है कॉन्सिक्वेंस यहाँ हुआ है। अभी उस झगड़े में मैं नहीं जाना चाहता। सवाल इसका है अभी कि इस सुशांत सिंह के मृत्यु के बाद जो बिहार पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस में जो झगड़ा चल रहा है, ये झगड़ा देश के लिए बहुत घातक है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज सीबीआई को भी इन्वेस्टिगेशन, अगर सीबीआई ने जांच शुरू कर दी तो भी कुछ लोग शक खड़ा पैदा करेंगे कि सीबीआई सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग। मैं इसलिए आपके माध्यम से यही चाहता हूं कि सीबीआई अगर इन्वेस्टिगेशन करती है तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर होना चाहिए। क्योंकि अगर सीबीआई के पास इन्वेस्टिगेशन का है तो कुछ लोग कहेंगे कि सेंट्रल एजेंसी है, इन्फ्लुएंस हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इट्स अ केज पैरेट। और इसीलिए मुझे चाहता है इसमें निष्पक्ष, इम्पार्शियल, इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए। ये व्यक्तिगत मेरी धारणा है। ठीक है। अभी सवाल दूसरा ये है, सवाल एक मिनट अंजना, एक ही मिनट पूरा कर लीजिए, फिर विकास जी से जवाब लेंगे। जी आप पूरा कर लीजिए। अंजना जी, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला इतना अहम होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला अहम इसलिए होगा
कि अगर एफआईआर दूसरे स्टेट में हुई और गुनाह दूसरे स्टेट में, तो हर कोई जहां स्टेट में एफआईआर दर्ज होती है वो कहेंगे हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हम चार्जशीट करेंगे, लोकल स्टेट की पुलिस करेंगे। डुप्लीकेशन ऑफ एविडेंस हो सकता है और इसका फायदा आरोपी को हो सकता है। इसलिए मैं बहुत चिंतित हूं इस प्रॉब्लम से। किसी ने भी ईगो या प्रेस्टीज इशू बनाने की जरूरत नहीं थी, बंबई पुलिस को भी नहीं थी, बिहार पुलिस के लिए। लेकिन बिहार के डीजीपी जिस प्रकार भाषणबाजी कर रहे हैं उससे मैं और दुखित हूं, क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर, सीनियर पुलिस ऑफिसर, बड़े होशियार काबिल थे, अपनी व्यथा मान रहे। अगर वो चीफ मिनिस्टर के माध्यम से महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर फोन कर देते थे, मुझे लगता कि यह प्रॉब्लम सुलझ सकता था। लेकिन प्रेस्टीज और ईगो ये दोनों सेल्फ कॉन्ट्राडिक्ट में आ गए, इसलिए मैं ज्यादा दुखी। ठीक है, विकास जी क्या होगा? 2 बिंदुओं को उन्होंने उठाया, आपका जवाब जी। देखिए अंजना जी, इन्होंने 0 एफआईआर का जिक्र किया। उज्जवल निकम जी बड़े फेमस पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन इन्होंने जो 0 एफआईआर का जिक्र किया है, 0 एफआईआर ये ठीक से समझे नहीं मेरे हिसाब से। बुरा ना माने उज्जवल निकम जी, 0 एफआईआर होता है जैसे आसाराम बापू के केस में हुआ था कि लड़की के साथ जो भी हुआ, राजस्थान में रहने वाली थी, यूपी की, दिल्ली में आके उसने एफआईआर दर्ज कराया ये कहते हुए कि दिल्ली में कुछ नहीं है, लेकिन मेरे को डर है कि जहां जुरिस्डिक्शन है वहां एफआईआर दर्ज नहीं होगा, इसलिए आप एफआईआर यहीं दर्ज करिए, यहीं मैं कंप्लेंट लिखा रही हूँ। तो 0 एफआईआर का कॉन्सेप्ट वहां आता है जहां कंप्लेनेंट खुद कहता है कि यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आप एफआईआर दर्ज कीजिए, क्योंकि जहां जुरिस्डिक्शन है मेरे को वहां पे डाउट है कि एफआईआर वहां दर्ज नहीं होगा, चाहे वहां बहुत पावरफुल अक्यूज बहुत पावरफुल है या कुछ भी हो। अगर एफआईआर कंप्लेनेंट खुद नहीं कहता है कि यहाँ जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो जुरिस्डिक्शन पुलिस के पास कोई राइट नहीं है कि एफआईआर दर्ज ना करे और इन्वेस्टिगेट ना करे। जुरिस्डिक्शन की बात उसके बाद आती है कॉग्निजेंस के स्टेज में, जो कि कोर्ट सब कंसिडर करेगा कि कॉग्निजेंस लेना है कि नहीं लेना है, इसलिए और या उस ट्रायल को भेजना है उस जुरिस्डिक्शनल कोर्ट के पास। क्योंकि जो 156(2) है, 156(2) में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट इमीडिएटली करना है, और इमीडिएटली का मतलब यह है कि कोई भी एविडेंस लॉस ना हो, और जहां आदमी कंप्लेनेंट रह रहा है वहां पर एफआईआर हमेशा दर्ज होता रहा है। और एक चीज और बता दें, इसमें कोई डुप्लीकेशन की बात नहीं है। एक बार जब एफआईआर दर्ज हो गया तो दूसरा एफआईआर उसके लिए नहीं हो सकता है, ये कानून सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले तय कर रखा है। इसलिए जब पटना का एफआईआर पहले दर्ज हुआ है तो फिर वही एफआईआर रहेगा, और कोई एफआईआर दूसरा होने का मतलब इसमें बिल्कुल सही है। हाँ, इसलिए अब इस एफआईआर को सीबीआई को अगर ट्रांसफर कर दिया गया है तो अब सीबीआई उसको करेगा इन्वेस्टिगेशन। इसलिए सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड हो, सीबीआई जांच होगी तो उस पर भी सवाल खड़े होंगे। हम सहमति, मैं तो चाहता हूँ, मैं खुद ही चाहता हूँ, परिवार भी चाहता है कि सुप्रीम कोर्टों को, पटना हाई कोर्ट को, दोनों सुप्रीम कोर्ट कर ले सबसे अच्छा है। अगर सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर ले हमारे इस केस को, तो परिवार को इससे बढ़िया कुछ नहीं होगा। क्योंकि हमारा अभी जो हम जिस तरह से थके हुए हैं हम लोग इस मामले में, जिस तरह से हमारे इस मामले में हमारे जो हमारा कंप्लेनेंट है उसके बेटे की जिस तरह से हत्या हुई है, अब वो मर्डर है या अबेटमेंट टू सुसाइड है ये तो अब बाद में खुलेगा, लेकिन जैसा जैसा खुलासा आ रहा है इस मामले में, और खास करके सिद्धार्थ जिसने की बॉडी उतारी, जो परिवार के साथ लगा रहा जब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, और परिवार को सपोर्ट करता रहा, रिया के खिलाफ बोलता रहा, जैसे एफआईआर दर्ज हुआ वो पलट करके रिया के फेवर में उसने ईमेल डाल दिया, जो ईमेल रिया ने यूज किया सुप्रीम कोर्ट में। तो इसलिए अब तो बहुत ही सीरियस सवाल उठ रहा है कि वेदर ये सुसाइड था भी कि मर्डर था। इसलिए ये सब बातें जो है अगर सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन में हो तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं होगा। हम तो बिल्कुल चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड हो। तीसरी बात जो इन्होंने उठाई कि उठा करके फोन कर देते, उज्जवल निकम जी, जब अगर कंप्लेनेंट को विश्वास ही नहीं है कि ये पुलिस ठीक से इन्वेस्टिगेट करेगा कि नहीं करेगा, तो कैसे उस पुलिस के पास दोबारा कंप्लेनेंट जाए? जब 25 फरवरी को, आपको बहुत सिंपल बात बता रहा हूँ, किसी के बारे में भी आप बोलो कि साहब इसको एक्स से खतरा है, आपने उस समय कंप्लेंट नहीं लिखा कि भाई आपने रिटर्न कंप्लेंट नहीं दिया है, लेकिन उसके बाद उसी आदमी की मौत हो जाती है, तो सबसे पहला शक किस पे जाएगा? उसी एक्स पे जाएगा ना, जो परिवार वालों ने कहा था कि भाई एक्स इसको खतरा है। तो अगर आप उसको इतना राइटिंग ऑन द वॉल आप देखने को तैयार नहीं है, और आप पूरे बॉलीवुड को बुला रहे हैं इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग में, आप मेरे से ज्यादा क्रिमिनल लॉ जानते हैं उज्जवल जी, पूरे बॉलीवुड को आप बुला रहे हैं इंक्वेस्ट के प्रोसीडिंग में। इंक्वेस्ट का प्रोसीडिंग नॉर्मली 24 घंटा या 48 घंटा, अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट लाने में 1-2 दिन लेट लग गई तो उससे ज्यादा कभी चलता ही नहीं, इट कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट टाइम। तो इसलिए आप अगर सीआरपीसी का बिल्कुल उल्लंघन कर रहे हैं, सीआरपीसी का बिल्कुल आप मतलब तोड़ मड़ोड़ कर रहे हैं,
और इसी तरह से कोशिश ये कर रहे हैं कि पब्लिक मेमोरी से सुशांत सिंह राजपूत का दो का निकल जाए उनके पब्लिक मेमोरी से, और आप रफा दफा करके इस मामले को दबा दें, तो फिर अगर ये इंटेंशन है तो फिर आप तो समझ सकते हैं परिवार कितना दुखी है इस मामले में। रवि जी हाथ उठा रहे, मैं आ रही हूँ सर, एक बार जय कुमार सिंह जी के पास जल्दी से जी। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, आभार सर। जय कुमार सिंह जी, अब जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने अपनी बातें कही है कोर्ट में, वो मानते हैं, और कल देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ ही जाना है कि आखिर जांच कौन करेगा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आप लोगों ने इसको पॉलिटिकल बना दिया, सियासी बना दिया। एक कॉन्स्पिरेसी के तहत आप चाहते थे कि सीबीआई जांच हो और इसीलिए मुंबई पुलिस को बदनाम करने का षड्यंत्र रचा गया। नहीं देखिए अंजना जी, जिस बात को लोग उल्लेख कर रहे हैं कि हम लोग राजनीतिकरण किए हैं, हाँ। राजनीतिकरण तो शुद्ध रूप में महाराष्ट्र के प्रांगण से हो रही है। यदि पुलिस प्रशासन को डायरेक्ट लगता है कि इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, 40 दिन बीतने के बाद भी जांच नहीं हो रही है, कोई एफआईआर नहीं हो रही है, लेकिन जांच हाई लेवल की हो रही है, ये कहीं ना कहीं से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था, जिसके दबाव में पुलिस काम कर रही थी। हम कहाँ राजनीति किए, मेरे यहाँ तो एफआईआर हुआ, एफआईआर को होने के बाद बहुत नेचुरल है कि जांच के लिए जाएगी। जब वहां जांच जा रही है तो आप उसको किस तरीके के व्यवहार किए हैं देश देखा है। तो जिस प्रकार से वहां की व्यवहार हुई है, पुलिस प्रशासन की हुई है, एक पॉलिटिकल और एक गवर्नमेंट होने के नाते उनके इंटरफेरेंस होने चाहिए कि एक स्वतंत्र रूप से कानून काम करे, ये कहीं नजर नहीं आया। आज कई प्रकार की आरोप लगाया जा रहा है, कभी उसके परिवार पर, कभी उसके वहां के जाने माने लीडर। भाई आप ये कह रहे हैं बिना कोई साक्ष्य के उनके पिताजी दो शादी कर लिए, उसका भाई जब कंप्लेन कर रहा है आप कहते हैं कि अरे मैं देख लूंगा। भाई ये घमंड है, ये राजनीतिक व्यक्ति पर एक छोटी सी दाग लगती है तो चिंता के विषय हो जानी चाहिए, और आप बेबाक तरीके से कहते हैं कि देख लेंगे हम। एक उनके व्यक्ति कहते हैं एनसीपी का एक लीडर है, भाई कितना पॉपुलर हम नहीं जानते हैं, इस तरीके कहते हैं कि सुशांत को कोई जानता नहीं था। अरे आपको जितने लोग जान रहे हैं, जितने लोग इस सुशांत के लिए मर रहे हैं, लाखों करोड़ों, आपको भी बहुत दिन तक वैसा पॉपुलर होने में लगेगा। और राजनीति पर इतनी गुरूर मत कीजिए। जिस परिवार से सुशांत आता है और जो उसका भाई बोल रहा है, वो 3 बार से लगातार विधायक है, उसकी पत्नी एमएलसी है, लेकिन वो पहचान कभी वो नहीं बनाया। महेश तिवारी जी जवाब दीजिए, क्यों इस तरह का आरोप परिवार पर कीचड़ क्यों उछाल रहे हैं आप लोग? देखिए अंजना जी, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, क्योंकि मैं अभी बिहार के डीजीपी साहब को भी सुन रहा था और 2 सीनियर काउंसिल आपने बुलाए थे उनको भी सुन रहा था, जिन्होंने अधिकार क्षेत्र को लेकर के काफी कानून का यहाँ पर अपनी टिप्पणियां दी हैं। और इसके पहले मैं अभी मंत्री जी को भी सुन रहा था। देखिए जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ और वहां के जो पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसके खिलाफ जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप किए गए, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पूरी बहस हो चुकी है, मामला रिजर्व है और कल इसका ऑर्डर आ जाएगा संभवतः। लेकिन मैं एक बड़े दुखी मन से कह रहा हूं, क्योंकि सुशांत की मौत का जितना दुख परिवार को है उतना दुख हमें भी है, आपको भी है और पूरे देश को है। सभी लोग ये जानना चाहते हैं सच क्या है। मैं 2 बिंदुओं पर यहाँ प्रकाश डालना चाहूंगा। मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, कीचड़ क्यों उछाल रहे हैं परिवार पर? नहीं, कीचड़ कोई नहीं उछाल रहा है। क्या बात कर रहे हैं आप? कह रहे हैं पिता पुत्र के बीच में रिश्ता खराब था, इसका क्या अर्थ है? सुन लीजिए, ये क्यों कहा गया? देखिए किसी ने इस तरह की टिप्पणियां नहीं दी है। इस क्या बात कर रहे हैं आप? संजय राउत जी की हमने बाइट सुनाई है, वो कह रहे हैं कि पिता पुत्र के रिश्ते ठीक नहीं थे। आप जाकर के टाइम्स ऑफ इंडिया मैडम देख लीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया में ये रिकॉर्ड है। टाइम्स ऑफ इंडिया ये कह रहा है कि सुशांत राजपूत जी जब गांव गए थे तो 17 साल के बाद गए थे। आप टाइम्स ऑफ इंडिया से भी जाकर के इस बात को पूछिए, लेकिन मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। मैं एक बिंदु पर जो बहुत जरूरी बन जाता है अधिकार क्षेत्र को लेकर के, क्योंकि दोनों काउंसिलों की मैं बात सुन रहा था, एक चीज मुझे बता दीजिए, और अभी हमारे लीगल एक्सपर्ट बैठे हैं, इनसे भी मैं जवाब देना चाहता हूँ। उज्जवल निगम जी बहुत सीनियर वकील हैं। सर अपनी बात आप बहुत लंबी खींच रहे हैं, थोड़ा संक्षिप्त में अपना जवाब दीजिए, बहुत टाइम नहीं है मेरे पास। देखिए आपने सबको बड़ा पेशेंसली सुना, मुझे भी वो तो 2 मिनट इसलिए है क्योंकि आप भूमिका बनाने में ही 2 मिनट निकाल चुके हैं। मुद्दे पे आइए। महाराष्ट्र सरकार के ऊपर जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप है, मुझे तो 2 मिनट का टाइम चाहिए ना। देखिए देखो ये कोई इनकार नहीं कर सकता कि घटना मुंबई में हुई। अगर आप अधिकार क्षेत्र की लड़ाई लड़ते हैं और आप सीबीआई इंक्वायरी कहते हैं, आप सीबीआई इंक्वायरी क्यों डर रहे हैं? अरे भाई कोई नहीं डर रहा, कौन डर रहा है? और किसने कहा कि सीबीआई इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? यहां पर यह मामला फंसा हुआ है
कि मामला होता है मुंबई में और बिहार सरकार सीबीआई की रिकमेंडेशन देती है। मुझे एक कानून बता दीजिए संघीय ढांचे में या संविधान में जहां पर सीबीआई इंक्वायरी किसी दूसरे स्टेट के राज्य ने दिया हो, और क्यों दिया उसके पीछे पूरा देश जानता है क्या राजनीतिक माहौल है वहां पर, लेकिन उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं। मैं आज भी कहता हूं सीबीआई इंक्वायरी देने का अगर किसी को अधिकार है, हाई कोर्ट को है, सुप्रीम कोर्ट, सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट को है, या तो उस सरकार को है जहां पर घटना घटित हुई है। लेकिन अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सुन लीजिए, जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 2 बार पीआईएल फाइल होती है और दोनों बार पीआईएल रिजेक्ट हो जाती है और यह कहा जाता है, ओरल ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट की आती है कि मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इनको करने देना चाहिए, उसके बाद इस तरह की राजनीतिक हस्तक्षेप जो बिहार सरकार के द्वारा मुंबई पुलिस के खिलाफ और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के खिलाफ की गई है। ठीक है, ठीक है ममता काले, आपकी बात हम लोग समझ गए, आपकी बात समझ गए। ममता काले और रवि श्रीवास्तव जी को दिखाइए। ममता काले जी, एक बात और मैं कहना चाहूँ, रुक जाइए, मैं लौटूंगी प्लीज। ममता काले और रवि जी। ममता काले जी अंजना जी धन्यवाद। देखिए, पहली बात मैं इन भाई साहब को ये बता देना चाहती हूँ कि ये कौन सा पैरामीटर ये लेकर के आ गए हैं कि अगर कोई बच्चा जो काम कर रहा है, जो प्रोफेशनल है, वो 17 साल तक अगर अपने गांव या घर ना जाए तो उसके अपने पिता से संबंध खराब हो जाते हैं, उसका अपने परिवार से लेना देना और रिश्तेदारी खत्म हो जाती है। पिछले साल की तस्वीरें दिखा रहे हैं ममता काले जी, दिखाइए वो तस्वीरें। पिछले साल वो गए हैं अपने पिता के साथ, उनकी तस्वीर है, अपनी मौसी के साथ है क्योंकि उनकी मां 2002 में चल बसी थी। वो सहरसा गांव तक गए हैं, पिता उनके साथ है, पता नहीं कौन सा रिपोर्ट लेकर बैठे हैं। ये तो 2002 की तस्वीर है उनकी मां की, ये पुरानी तस्वीरें हैं। ये देखिए, ये उनके पिता आपको दिख रहे हैं, अपने गांव पहुंचे थे, उनके पिता उनकी दाईं तरफ है। ये पिछले साल की तस्वीरें हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये पिछले साल की तस्वीरें हैं। गांव में उन्होंने जो अपने रिश्तेदारों से वो बैठ करके बात कर रहे हैं, जो हंसी मजाक में, हंसी ठट्टा में उनकी शादी की भी बात हो रही थी कि हाँ बिहार की लड़की ढूंढ लीजिए, हम शादी करेंगे। वो सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है, लेकिन महाराष्ट्र के लोगों को, एनसीपी के लोगों को, शिव सैनिकों को ये दिख नहीं रहा है। बहुत ही ज्यादा ये दुख की बात है। दूसरा ये कह रहे हैं कि किसने मना किया सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन के लिए। अंजना जी, आपके माध्यम से मैं इनको याद दिला देना चाहती हूं कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख जी ने मना किया था। उन्होंने आके बोला था मीडिया के सामने कि सीबीआई क्यों करेगी, हमारी पुलिस करेगी, हमारी पुलिस केपेबल है। अगेन, पुलिस की कैपेबिलिटी पर कोई डाउट नहीं है। खाकी का सम्मान हम लोग बहुत करते हैं, हमारे दिल में है, वो हमारे लिए सर्वोपरि है। लेकिन जिस तरीके का आप उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको मोहरा बना रहे हैं, उससे हमें आपत्ति है और रहेगी। और आप बोल रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इंक्वायरी कर रहे हैं आप लोग इन्वेस्टिगेशन के नाम पर, 60 दिन होने वाले इंक्वायरी कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि आप फेयर इंक्वायरी कर रहे हैं। आपने अभी तक एक एफआईआर करा के नहीं दी है, आप क्या न्याय उस बच्चे को दिलाएंगे? और आप ये भी बोलने के लिए निकल करके आ गए हैं। इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी में अंतर क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन अब रवि श्रीवास्तव जी बोलेंगे। महेश तिवारी जी रुक जाइए प्लीज, सबको बोलिए। रवि उस लड़के को कोई नहीं जानता था। अरे जितने पूरे आप सब लोगों को नहीं जानते होंगे ना, उस बच्चे को जानता था पूरा हिंदुस्तान, बाहर बैठे हुए एनआरआई, हर एक इंसान, करोड़ों लोग आज उसके लिए लड़ रहे हैं। आप मुझे ये बता दीजिए कि आप लोगों को कितने लोग जानते हैं? ठीक है, रवि जी जवाब दे रहे हैं। ममता जी, किसी को कोई आपत्ति नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो मृत्यु हुई है उसकी सही जांच होनी चाहिए, किसी ने मना नहीं किया। मेरा सिर्फ एक इसमें निवेदन है, वो ये कि बिना किसी सबूत के किसी को मुजरिम ठहरा देना वो गलत है। जिस तरीके का मीडिया ट्रायल इस समय केस का चल रहा है वो गलत है कि कोई एम्बुलेंस का ड्राइवर सुसाइड स्पेशलिस्ट बन जाता है, कहीं कोई संजय राउत जी कोई बयान उनके सुशांत जी के पिताजी पर दे देते हैं, कहीं पर कोई डॉक्टर वो डेड बॉडी का क्या पोस्टर था क्या नहीं था उसके ऊपर फॉरेंसिक रिपोर्ट कर देते हैं। मेरा ये कहना है कि मीडिया ट्रायल के बजाय इस केस को अब ये अंक पे आ गया है, इसके ऊपर दोनों वकीलों ने बहुत अच्छी बातें करी है, कल को सुप्रीम कोर्ट अपना जवाब दे देगा। रिया चक्रवर्ती के बारे में जो एफआईआर दर्ज, सवाल तो इसलिए उठाना रवि श्रीवास्तव जी क्योंकि सीबीआई जांच की बात हुई और महाराष्ट्र सरकार ने अपोज किया, वहीं से पूरी कहानी शुरू हुई। आप पूरी जो घटनाक्रम है, पूरा घटनाक्रम वो नहीं देख रहे हैं। कोई विरोध अगर आज उनके वकील ये पूछते हैं कि उनकी बहन 10 मिनट की दूरी पर थी, उनकी बॉडी को क्यों उतारा गया, तो इस सवाल में दम है या नहीं है मिस्टर श्रीवास्तव? नहीं है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसकी ऑटोप्सी 5 डॉक्टरों ने की है जिसका रिकॉर्ड है। अगर आपको चाहिए तो उस रिपोर्ट को एफबीआई को भेजिए, स्कॉटलैंड यार्ड को भेजिए, आप उसको वेरीफाई करवाइए, मगर अपने आप नतीजे पे पहुंच के कहना कि नहीं ऐसा हुआ है, नहीं वैसा हुआ है, वो गलत है।
उनके पिताजी ने आरोप लगाया कि रिया ने 15 करोड़ रुपए सुशांत से लिए। अभी तक ईडी की जांच के अंदर 1 रुपए का ट्रांसफर भी रिया के अकाउंट में नहीं आया सुशांत के पास से। तो इस तरह से अभी धूमिल करना, मेलाइन करना, बदनाम करना कहाँ तक उचित है, ये मेरा ये मीडिया ट्रायल हमने करा सर कि मुंबई की पुलिस ने करा है। जब उनका शव बिस्तर में लेटा हुआ है, सब जगह फोटोग्राफ्स है, पब्लिक डोमेन में है। मुझे ये बताइए उनके लटके हुए शव को किसने देखा? डोमेन में है तो पुलिस जांच कर रही है ना, डॉक्टरों ने जांच की है। आपको विश्वास नहीं है तो विदेश में भेज के जांच कराइए। हम करे, मीडिया करे, अंजना ओम कश्यप जी करे तो लोगों को परेशानी है क्योंकि सच बोला जा रहा है। एक बच्चा जो हिंदुस्तान का बेटा, परेशानी इस बात से नहीं है, परेशानी इस बात से है कि बेगुनाह को गुनाहगार ठहराने की कोशिश की जा रही है। इस बात से परेशानी है ममता जी। आप बातें बोले, उनका कैरेक्टर आप लोग असैसिनेट करेंगे, आप लोग बताने की कोशिश की जा रही है। देखिए सर, ये सब चीजें नहीं सही है। रिया चक्रवर्ती पर जो 6 दिन पहले घर से जा चुकी है, आप उस पर आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने मिलकर के हत्या करवा दी है। इस तरह के आप आरोप लगा रहे हैं बेबुनियाद कि इन्होंने पैसा हड़प लिया है। अरे भाई, पैसा किसी को सिग्नेचर से दिया जाता है या पैसा कोई छीन लेता है? ईडी की इन्वेस्टिगेशन में नहीं देखा, रिया चक्रवर्ती के पास अपनी आय से बहुत ज्यादा की संपत्ति है सर। ठीक है, अभी तमाम मामले तफ्तीश में सामने आएंगी। ममता एक एक करके तमाम बातें सामने आएंगी और जो व्हाट्सएप मैसेजेस और टेक्स्ट डिलीट हुए हैं वो डेटा भी रिट्रीव कर रहा है इस वक्त ईडी। देखिए, जानकारी तो पूरी आएगी सामने, लेकिन सवाल निष्पक्ष जांच का है और उसी पर बात जाकर अटकती है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। इस वक्त सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई नीरज सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज जी, आपने नोटिस भेजा है संजय राउत साहब को और कहा है कि वो परिवार से माफी मांगे। वो कह रहे हैं ऐसे कई नोटिस आते रहते हैं हमें। देखिए, जिस तरह से ये पूरा प्रकरण चल रहा है, हम लोग लगातार मुंबई पुलिस से जांच की उम्मीद किए हुए थे, लेकिन जब जी मुंबई पुलिस शायद उनकी आवाज कट गई है। जी बोले। जब केस हुआ है, जांच चल रही है, जांच का विषय सामने आया है, तो इस परिस्थिति में किसी तरह का टीका टिप्पणी हम लोग लगातार कर रहे हैं कि ना किया जाए, इस मामले को पॉलिटिकलाइज किया जाए। हम लोग पूरा परिवार और लाखों फैंस जांच की मांग कर रहे हैं और ऐसी परिस्थिति में संजय रावत जी का डाइवर्ट करने वाला बयान आता है, ये काफी दुखद है और काफी ये हर्ट करने वाला बयान है। इसलिए हमने कहा उनसे कि आप ऐसे बगैर सिर पैर की बात करते हैं, बिना जानकारी की बात करते हैं, एक ऐसे शख्स पर इस तरह का आरोप लगाते हैं जो परिवार सदमे में है, करोड़ों लोग उनके परिवार के साथ हैं और इस तरह का आरोप लगाना ये काफी एक दुखद है। हमने खेद जताने के लिए उन्हें नोटिस किया है कि आप खेद जताएं, अन्यथा हम लोग इस पर एफआईआर दर्ज करेंगे, मानहानि का मुकदमा दर्ज करेंगे। ये हम तो तस्वीरें दिखा रहे हैं। और नीरज जी, आप भी सहरसा में ही थे पिछले साल, अगर मैं सही हूँ, जब सुशांत वहां आए थे और उनके पिता भी थे, तमाम लोग थे। वो तस्वीरें फिर से दिखाइए। और अभी भी शिवसेना की तरफ से जो बैठे हैं वो ऑन एयर ही बताए जा रहे हैं कि वो तो कितने सालों से मिले ही नहीं। एक प्रोपेगेंडा, एक कहानी रची जा रही है, उसे फैलाया जा रहा है कि पिता से ही रिश्ते ठीक नहीं थे, पिता ध्यान नहीं रखते थे। जबकि हमने पिता का मैसेज भी बीते दिन दिखाया जो उन्होंने रिया को भेजा था नवंबर 2019 में। कोई जवाब नहीं आया। गिड़गिड़ा रहे थे कि मेरी बात करा दो, मेरे बेटे का इलाज करो, मुझे तो बताओ कि क्या हो रहा है फोन करके, जब तुम जान गई हो कि मैं उनका पिता हूं। और ये तमाम तस्वीरें हम वहीं की दिखा रहे हैं। नीरज जी, अजीत, सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों को समझना चाहिए कि पिता पुत्र का जो रिश्ता होता है वो दिखाने और बताने का नहीं होता है। पिता पुत्र का एक दिल का रिश्ता होता है और लगातार वो दिल से संपर्क में थे। हमेशा बातें होती रहती थी। पिछले साल हम लोग पटना से सहरसा साथ में आए थे, लगातार 3-4 दिन हम लोग गाँव गए, ननिहाल गए, हर जगह साथ में जाकर के एक अच्छा सा एक सभी माहौल में हम लोग लगातार थे। और उसके बाद इस तरह का टीका टिप्पणी करना, हम नहीं समझते हैं कि सुशांत ऐसे कलाकार अब हमारे बीच नहीं है। और उसके बाद इस तरह का टीका टिप्पणी करना, ये लाखों लोगों के दिल पे एक आघात मानते हैं हम लोग, सारे फैंस के दिल पे एक आघात सा हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए। हम समझते हैं कि शिवसेना या बाकी लोगों को इस चीज को पॉलिटिकलाइज करने से बचना चाहिए। ईडी अपना जांच कर रही है, सीबीआई अपना जांच करेगी और जांच में जो दोषी होगा वो सामने आएगा। बाकी लोग क्यों घबराहट में, हमें समझ में नहीं आ रही है क्यों लोग घबरा रहे हैं।
क्यों टीका टिप्पणी कर रहे हैं, क्यों जवाब दे रहे हैं? इन चीजों से हम बार बार विनती करते हैं कि बचना चाहिए। एक कलाकार का एक निधन हुआ है, एक हत्या हुई है, हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा फिर किसी के साथ हो, इसलिए हम लोगों ने इसे जांच तक, इससे मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग कि ये जांच में जरूर सामने आए कि इस तरह का महाराष्ट्र मुंबई में क्यों होता है और इसकी पूरी जांच हो। हम लोग लगातार यही मांग कर रहे हैं, हम लोग किन्हीं को घेरने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो दोषी है वो सामने आए, जांच में क्लियर होकर सामने, इंसाफ हो, तफ्तीश निष्पक्ष हो, यही परिवार की मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नीरज सिंह जी हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए। इस खबर पर हम लगातार आपको एक्सक्लूसिव्स और जानकारी देते रहेंगे। इस बीच हमने आपके सामने डायरी के पन्ने भी रखे। प्लान 2020, ये सुशांत सिंह राजपूत 1 साल पहले से लिख रहे थे। क्या कुछ वो करना चाहते थे, किसने ग्रहण लगा दिया उनके सपनों पर, जांच के बाद ही सामने आएगा। देखते रहिए आज तक।